तो गाइज आज का व्हाट इफ सीज़न 3 का एपिसोड 7 लिटरली काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जिसमें हम लोग देखते थे यहाँ पे जेंडार पे एक इंटर डायमेंशनल क्रिएचर अटैक कर दिया है और वहाँ की जो नोवा प्राइम है वो और कोई नहीं बल्कि नेब्यूला है। लेकिन तभी अचानक हम लोग देखते हैं कैंग की मल्टीवर्स ट्रेवल चेयर से कैप्टन कार्टर दिखाई देती है और वो उनकी हेल्प करना चाहती है। वो बताती है नेब्यूला को कि पल भर में उसका यूनिवर्स ये मॉन्स्टर खा सकता है, तो उसे उसकी हेल्प करने दो। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस बार कैप्टन कार्टर अकेली नहीं आई है, बल्कि उनके साथ यहाँ पे हम लोग को बाकी लोग भी दिखाई देते हैं और एक एक करके सब आते हैं। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे सीज़न 2 में काहोरी को देखा था, जो कि पोर्टल्स क्रिएट कर सकती है। उसके बाद डार्सी और हावर्ड डक की यहाँ पे बच्ची भी हम लोग को दिखाई देती है, जिसके पास कई पावर्स है। लेकिन फिर एंड में एंट्री होती है स्ट्रॉम की। अब यहाँ पे इसके पास थॉर की भी पावर्स है, उसका हैमर भी है, लेकिन इसकी ओरिजिन क्या है ये डिटेल में नहीं बताया गया। और ये चारों लोग मिलके एक साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं और पहली बार दोस्तों हम लोग उस बर्डी की भी पावर्स देखते हैं, यानी कि वो अपने विंग्स निकाल सकती है, आंखों से लेज़र मार सकती है और बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन फिनिशर मूव हमेशा की तरह कैप्टन कार्टर के ही हाथों से होता है। वो यहाँ पे दुगनी तेज़ी से उड़ती है और मॉन्स्टर की आग के थ्रू उसके भेजे के अंदर घुस जाती है और दूसरी तरफ से निकल जाती है और इस तरह वो सब मिल के उस मॉन्स्टर को डिफीट कर देते हैं। अब ये टीम कब बनाएगी, कैसे बनाएगी, इसके बारे में हम लोग को कोई ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है। लेकिन हाँ, हम लोग एक चीज़ समझ चुके हैं कि यहाँ पे कैप्टन कार्टर के पास शायद हर मल्टीवर्स में या फिर के यूनिवर्स में ट्रैवल करने का लाइसेंस मिल गया है और उसे कोई रोक भी नहीं रहा है। लेकिन अचानक उनके पास कुछ इंटर डायमेंशनल टुकड़ा गिरता है और बाद में पता चलता है वो जो टुकड़े हैं वो 5th डायमेंशन के हैं। और यहाँ पे पहली बार हम लोग को वॉचर नहीं बल्कि कोई और बीइंग जो कि शायद वॉचर से भी एक लेवल ऊपर है, वो व्हाट इफ की डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करते हुए नज़र आता है और बताता है कि यहाँ पे इंटरवीन अलाउ नहीं है। यानी कि दोस्तों आप लोग तो जानते हैं वॉचर का काम होता है बस देखना, लेकिन उसने अपनी ओथ ब्रेक की है और उसने इंटरवीन किया है और यहाँ पे उसको सज़ा मिलने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं वॉचर जानता है कि उसके जो भी मल्टीवर्सल फ्रेंड हैं जो उसने अपनी जर्नी बनाए हैं वो उसे बचाने ज़रूर आएंगे, और जो ये हेड वॉचर्स हैं जिसको अभी कैद किए हैं ये अपनी ओथ नहीं ब्रेक करेंगे। लेकिन इन्होंने ये कहा कि अगर इनके एग्जिस्टेंस पे सवाल आएगा तो ये भी इंटरवीन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाता है। उन सब के बाद यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखते हैं उनका एक स्पेसशिप का हेडक्वार्टर होता है, जहाँ पे ये चारों वुमेन अपना प्लान डिस्कस कर रही हैं कि आगे क्या करना है। यहाँ पे हम लोग काहोरी और बर्डी को देखते हैं जो कि एक गेम खेल रही हैं और वहाँ पे हम लोग को कई सारे सुपर हीरो दिखाई देते हैं, जिसमें वुल्वरीन रहता है, बेटा रे बिल रहता है, थैनोस रहता है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे पैगी कार्टर और स्ट्रॉम इस बारे में बात कर रही हैं कि आखिरकार ये जो टुकड़ा गिरा है ये 5th डायमेंशन का है और उस तक पहुँचे कैसे, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना सोच से भी परे है। तो यहाँ पे वो लोग डिसाइड करती हैं किसी टुकड़े से हम लोग इसकी एनर्जी का यूज़ करके किसी तरह हम लोग कुछ ऐसा चीज़ बना जो कि हम लोग को सीधे 5th डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर सकता है। अब यहाँ पे कैंग की चेयर में मॉडिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं लोग और सोचते हैं कि ये चेयर काफ़ी ज़्यादा काम आएगी और वो लोग कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे जिससे वो सीधे वॉचर की दुनिया में पहुंच जाएंगे। और ये काम को बर्डी अंजाम देने की कोशिश करती है। आफ्टर ऑल हावर्ड द डक की तरह वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पर वो लोग कोशिश तो करते हैं और यहाँ पे लगभग चीज़ें कामयाब भी होती है, लेकिन फिर वो लोग फेल हो जाते हैं। तब यहाँ पे अब स्ट्रॉन्ग की बारी आती है, जो कि अपनी एसगार्डियन पावर यूज़ करके मैजिक एक पोर्टल ओपन करने की कोशिश करती है, जो कि उन सबको सीधे 5th डायमेंशन में ले जाए। हालांकि ये वर्क नहीं करता है और उल्टा उस मैजिक की कॉस्ट के चक्कर में उनका जो टुकड़ा रहता है जो 5th डायमेंशन का होता है वो उनको वापस छीन लिया जाता है। यानी उनके टोटल 3 टुकड़े मिले थे और उसमें से एक यहाँ पे बर्डी ने गवा दिया एक्सपेरिमेंट के चलते, दूसरा स्ट्रॉम के हाथों डिस्ट्रॉय, और अब फाइनली बस उनके पास केवल एक ही टुकड़ा बचा है और उनको इसका काफ़ी सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने अपना ये भी शॉट गवा दिया तो डेफिनेटली वो उसे पकड़ नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉनिक ऐसा विलन था जो कि यहाँ पे वॉचर की 5th डायमेंशन को अप्रोच कर पाया, और अभी भी बहुत सारे यूनिवर्स में ऐसे इन्फिनिटी अल्ट्रॉन होंगे जिन्होंने वॉचर की आवाज़ नहीं सुनी, इसलिए उसके पास नहीं पहुँच पाए, यानी कि 5th डायमेंशन में। तो उनका प्लान सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगता है, खासकर पैगी कार्टर को इसमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो सोचती है कि यहाँ पे इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से पंगा लेना ठीक नहीं है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। और स्टॉर्म को भी पता है कि पैगी अल्ट्रॉन से नहीं डर रही है,
बल्कि वो अपने नए दोस्तों को नहीं खोना चाहती, इसलिए डर रही है। पैगी कार्टर का यहाँ पे ये भी कहना सही था, एक दोस्त को बचाने के लिए वो लोग अपनी बाकी दोस्तों की जान दांव पे लगाएंगे, ये उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी वो यहाँ पे स्टॉर्म की बात समझ जाती है और सोचती है कि हाँ, उसे ये बड़ा कदम उठाने पड़ेगा। लेकिन गाइज अभी फ़िलहाल उसके माइंड में कुछ और चल रहा है। और अगर आप लोग गाइज ये वाली फ़ोटो देखेंगे तो उससे हम लोग एक चीज़ समझ सकते हैं, ये लोग पहले भी काफ़ी सारे मिशंस किए हैं जिसकी कहानी हम लोग को नहीं दिखाई गई। और यहाँ पे पैगी कार्टर के साथ ऑडियंस भी इस बात को समझती है कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से पंगा लेना किसी बच्चों का खेल नहीं है। उसने पास्ट में क्या क्या किया है ये सब लोग जानते हैं। और यहाँ पे वो एक ऐसा यूनिवर्स खोज लेती है जहाँ पे इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था और बस अकेला एक जगह खड़ा था। लेकिन तभी अचानक उसे पीछे से आवाज़ आती है और वो ये देख के हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये इंसान कौन है, यानी कि पैगी कार्टर, और ये ज़िंदा कैसे। उसके बाद यहाँ पे उनके हेडक्वार्टर में हम लोग देखते बर्डी को, जो कि अपने पेरेंट्स हावर्ड द डक और डार्सी से डांट खा रही है। लेकिन उसके बाद उसे बाद में ये पता चलता है कि जो कैंग वाली टाइम चेयर थी जिससे अक्सर पैगी ट्रैवल करती है वो गायब है। और वो लोग इस बात में समझ जाते हैं कि पैगी कार्टर अकेली चली गई है इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से बात करने। और जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो लोग सही में उसको देखते हैं और यहाँ पे उनको पैगी कार्टर की ब्रोकन शील्ड भी दिखाई देती है, जिससे उनको लगता है कि अल्ट्रॉन ने पैगी को ख़त्म कर दिया या फिर उसे कहीं कैद करके रखा है। सब उस पर काफ़ी बुरी तरीके से अटैक करते हैं। अल्ट्रॉन कुछ बोल रहा होता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। फाइनली अल्ट्रॉन ने टाइम स्टोन का यूज़ करके उन्हें कुछ समय के लिए फ्रीज कर दिया और बताया कि वाकई हुआ क्या था। जहाँ पे ये पता चलता है जब पैगी कार्टर अल्ट्रॉन से बात कर रही थी तब एक दूसरा वॉचर आके पैगी कार्टर पर अटैक करता है और उसे वहाँ से ले जाता है। इससे पहले इन्फिनिटी अल्ट्रॉन कुछ कर पाता, वो यहाँ से गायब हो जाती है। अब जब ये सब बात पता चलती है तो अल्ट्रॉन एक और चीज़ कन्फेस करता है कि उसने सोचा कि उसे शांति चाहिए थी, लेकिन ये शांति नहीं, अकेलापन। यहाँ पे ऑडियंस को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को अपने किए पे पछतावा है। हालांकि वो पिछले चीज़ें बदल नहीं सकता है लेकिन आगे की चीज़ों के लिए कुछ सुधार कर सकता है। और यहाँ पे वो उनका साथ देने को तैयार हो जाता है। जो आखिरी टुकड़ा बचा था फिफ्थ डायमेंशन का, वो उसे ब्रेक करके अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब कर लेता है और शायद हम लोग कह सकते हैं वो एक लेवल और अप चला जाता है। यानी कि अब उसकी सूट में इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई है कि वो यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। शायद वो इंटर डायमेंशनल या फिर के फिफ्थ डायमेंशन को ट्रैवल भी कर सकता है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को, जो कि उनकी शिप में बैठा हुआ था और उसके बाद पूरी शिप को उसने चार्ज कर दिया अपनी पावर से, क्योंकि उसके अंदर फिफ्थ डायमेंशनल का वो क्रिस्टल भी था जिसकी वजह से शिप तैयार थी उस जगह पे ट्रैवल करने के लिए। और उसके बाद वो लोग सीधे टेलीपोर्ट होके उस जगह पहुंच जाते हैं और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसके बाद क्या होगा ये एपिसोड हम लोग को बहुत जल्दी पता चलेगा, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कैसे नई टीम वॉचर और पैगी कार्टर को बचाती है।